नमस्कार। कथरुआल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये है लेक्चर नंबर 6। अभी तक कुल मिलाकर के हम 5 लेक्चर कर चुके हैं और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें डिटेलिंग तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि शासन कितने टाइप के होते हैं, कि शासन कितने तरीके से किया जाता है, बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन लोकतांत्रिक शासन कौन कौन से हैं उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो लोकतांत्रिक शासन और या हम ये कह सकते हैं लोकतांत्रिक शासन के प्रकार कौन से हैं। ठीक है, तो उसमें आता है हमारे लिए कि एक तो होता है, जस्ट 1 सेकेंड, एक तो होता है शक्ति विभाजन के आधार पे कि भाई शक्तियों का डिवीजन किया गया है। दूसरा होता है संस्थाओं के आधार पे कि संस्थाएं कैसी बनाई गई हैं। जब शक्ति विभाजन के आधार पे हम बात करते हैं तो शासन 2 प्रकार का आपको दिखाई देगा। एक संघात्मक शासन होता है, एक एकात्मक शासन होता है। ठीक है, और जब आप संस्थाओं के आधार पे बात करेंगे तो एक अध्यक्षात्मक शासन होता है, एक संसदीय शासन व्यवस्था होती है। इसमें आपको नोट करते हुए क्या करना है कि मैं जैसे जैसे बताऊंगा, मैं हर एक चीज़ के साथ ये बताऊंगा कि इंडिया में ये व्यवस्था है, यूएसए में ये व्यवस्था है, ब्रिटेन में ये व्यवस्था है। हम इन 3 देशों के आधार पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शक्ति विभाजन के आधार पे भी हम चीज़ों को देखते हैं तो वो इन 3 देशों में ही ज़्यादा जो है आइडियल कंट्रीज़ मान सकते हैं हम। ठीक है, भारत को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि भारत के बारे में हमें बात करनी पड़ती है। वैसे अमेरिका और जो ब्रिटेन है वो इस मामले में जो है एकात्मक, संघात्मक या फिर शक्तियों को का विभाजन करना, संस्थाओं को बनाना, ये सब चीज़ें वहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करके बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की। ठीक है, देखो संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि हमने एक बात की है कि संघात्मक शासन व्यवस्था किस आधार पे बनी है, शक्ति विभाजन के आधार पे, कि इसमें शक्तियों का विभाजन होगा। संघात्मक क्या होगा कि विधि बनाने की जो शक्तियां हैं और उनके विषय का जो विभाजन है वो केंद्र और राज्य, यानी कि कानून जो है वो केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। ठीक है, और दोनों के अंदर सेपरेट तौर पे डिवाइड कर दिया जाएगा कि भाई आपको इन कामों पे करने का अधिकार है, आपको इन कामों पे करने का अधिकार है। ठीक है, जैसे आप इसमें यूएसए को देखेंगे, ठीक है, और इंडिया को देखेंगे तो यूएसए क्या करता है, यहाँ पे यूएसए की 2 लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है। एक सेंटर के लिए लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, तो सेंटर के लिए लिस्ट है। एक इंडिया के लिए भी क्या है, 3 हैं, एक स्टेट लिस्ट है, ठीक है, एक सेंटर के लिए लिस्ट है और दूसरी कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कुछ पावर बच जाती हैं, ठीक है, जिसको आप अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं, इंडिया में तो वो किसके पास हैं, देखो डायनामिक्स ऑफ फेडरलिज्म है आपका एक टॉपिक, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा साथ के साथ, डायनामिक्स ऑफ फेडरलिज्म क्या रहते हैं। ठीक है, तो यूएसए में तो वो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो स्टेट्स के पास हैं। ठीक है, और इंडिया में वो शक्तियाँ किसके पास हैं, सेंटर के पास हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इस तरीके से पावर जो वो डिवीजन हुआ, शक्ति को विभाजित करना। इसमें एक चीज़ है, संघात्मक राज्यों में अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ आपको देखने को मिलेगा। यही टर्म याद रखनी है आपको, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ संघात्मक शासन प्रणाली में होता है, जहाँ पे संघ बन के आएगा। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि राज्य शामिल तो हो सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते। शामिल होने का भी अधिकार किसको है, राज्यों को, लेकिन बाहर जाने का अधिकार उनको नहीं है। इसमें होता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, यानी कि अपनी मर्जी से आप उसको तोड़ फोड़ करके मिला भी नहीं सकते, विनाश करके उसका अपने अंदर मिला भी नहीं सकते, और उसके बाद जो है उसका आप विनाश जो है होने भी नहीं दे सकते। अविनाशी है ना, उसका विनाश अविनाशी
मतलब कि उसका विनाश भी नहीं होने दे सकते, उसको टूटने नहीं देंगे आप, ठीक है, बाहर नहीं जाने देंगे। तीसरा इसके अंदर आता है कि राज्यों के एक साथ आने की व्यवस्था होती है, कि राज्य अपने साथ एक साथ इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर के जो कहेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक संघ बनाते हैं अपना, और सब मिल कर के काम करेंगे, ठीक है, जिसमें शक्तिशाली जो है स्टेट को माना जाएगा। स्टेट क्या करेगा? स्टेट कहेगा कि सेंटर को पावर नहीं देनी, क्योंकि हमने इसे बनाया है, पावर हमारे ही पास रहनी चाहिए। तो स्टेट ज़्यादा पावरफुल है, संघ जो है वो कमज़ोर होगा। यूएसए में ऐसी ही संघात्मक व्यवस्था है। आप जब देखेंगे यूएसए में ऐसी संघात्मक व्यवस्था है, जो कि भारत में कैसी है? भारत में सेंटर ज़्यादा ताकतवर है और स्टेट उसके मुकाबले कमज़ोर हैं, ठीक है। उल्टी है भारत में इसके, मतलब कि भारत के फेडरलिज्म का ये डायनामिक है कि भारत के फेडरलिज्म में जो है स्टेट कमज़ोर रहते हैं और सेंटर मजबूत रहता है। यूएसए में स्टेट मजबूत रहते हैं और सेंटर कमज़ोर रहता है शक्तियों के मामले में। चौथी बात ये होती है कि इसमें लिखित समझौता होता है। भारत में भी वही लिखित समझौता है। लिखित समझौता मतलब एक संविधान बना हुआ है, ठीक है। राज्य और संघ के बीच में, दोनों के बीच में संविधान है। राज्य के सारे नियम लिखित होंगे, जितने भी विषय हैं वो क्लियरली तौर पे डिवाइड होंगे, विभाजित होंगे। विषयों को संघ सूची और राज्य सूची दो विषयों में डिवाइड कर दिया जाता है कि संघ के क्या काम है और राज्य के क्या काम है, ठीक है। जो विषय छूट जाएंगे उनको अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाएगा और उन पे कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? राज्य को होगा। ये तो है, कानून बनाने का अधिकार तो है, जैसे राज्य को तो किसके अंदर है? यूएसए के अंदर जो है कानून बनाने का अधिकार अवशिष्ट शक्तियों के ऊपर। जैसे इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, ये वाला अधिकार राज्य के पास, कहाँ पे? यूएसए में। और जबकि भारत के अंदर क्या होगा? जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ये अधिकार होगा सेंटर के पास, ठीक है, यानी कि केंद्र के पास, ठीक है। केंद्र सरकार इसके ऊपर अधिकार रखती है। तो ये भी दोनों में फ़र्क है, ये एक डायनामिक्स है, अलग से निकल कर के आता है जो दोनों में फ़र्क समझाता है। लिखित समझौता एक डायनामिक्स है दोनों का आपस में, ठीक है। राज्य क्या करेंगे? अपना एक संविधान बनाएंगे, यानी कि राज्यों के द्वारा अपना संविधान बनाया जाएगा, ठीक है। एक संविधान भी दो होते हैं, किसी भी फेडरल कंट्री में आप देखते हैं तो संविधान दो होते हैं, एक सेंटर का, एक स्टेट का, ठीक है। जब, और ये व्यवस्था कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? ये यूएसए में देखने को मिलती है कि दो संविधान हैं। भारत में आपको क्या देखने को मिलेगा? वन संविधान, ठीक है, वन कॉन्स्टिट्यूशन। वन कॉन्स्टिट्यूशन होगा किसके अंदर? इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा फ़र्क होगा कि संविधान जो है राज्यों का अलग है, स्टेट का अलग है, हर एक राज्य का अपना झंडा होता है। जबकि भारत में क्या है? सिर्फ एक ही झंडा है, देश का झंडा बस, ठीक है। और वहाँ पे सेंटर और स्टेट अलग अलग झंडे हैं। नागरिकता संघ और राज्य दोनों की अलग अलग होगी। यूएसए के अंदर यही प्रोविज़न है कि भाई स्टेट का नागरिक अलग होना है, स्टेट अपनी नागरिकता अलग से देता है। ड्यूल सिटीजनशिप बोलते हैं इसको, दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट है ये। तो दोहरी नागरिकता जो है वो राज्य की अलग और सेंटर की अलग। भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप, और वो भी किसकी? सेंटर की होनी चाहिए, संघ की आपके पास नागरिकता होनी चाहिए, स्टेट की नागरिकता नहीं अलाउड है, ठीक है। तो ये भी एक फ़र्क आता है यहाँ पे। राज्य और संघ के बीच अगर मान लो विवाद हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। दोनों में सेम बात है, यूएसए में भी और इंडिया में भी। राज्य के बीच कोई झगड़ा हो जाए, दो राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो गया, या फिर केंद्र और किसी राज्य के बीच हो गया, या फिर कुछ राज्यों का प्लस किसी राज्य के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, तो भी कौन सुलझाएगा? तो भी जो है सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाएगा, ठीक। संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन होता है? संविधान के जितने भी प्रावधान होते हैं, जितने प्रोविजन, उनका अंतिम व्याख्याकर्ता कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। भारत के अंदर भी सेम टू सेम है, इंडिया में भी और यूएसए में भी, दोनों में सेम प्रोविज़न है, ठीक है। संघ की सत्र पर दो सदन बनाए जाएंगे,
दोनों ही के अंदर जो है जो विधायिका का काम करते हैं। जैसे भारत के अंदर भी दो ही सदन हैं, जैसे एक तो जनता का सदन होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सीनेट होती है, ठीक है, सीनेट होती है अमेरिका के अंदर, और भारत के अंदर हम जानते हैं लोकसभा होती है। भारत के अंदर लोकसभा कार्यकाल 5 साल, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री बनता है, और इसका कार्यकाल 2 साल। यहाँ पे 2 साल में बदलते रहते हैं, हर 2 साल में इलेक्शन होता है। फिर राज्यों का अपना सदन होता है, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर भी राज्यों का एक सदन होता है, ठीक है। यहाँ जनता के प्रतिनिधि आते हैं और यहाँ पे राज्यों के प्रतिनिधि, इसको उच्च सदन बोला जाता है, इसको निम्न सदन बोला जाता है। इसका कार्यकाल दोनों में ही 6-6 साल रखा गया है, ठीक है। तो पूरे राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो वहाँ पर होगा, राज्यों के सदन में होगा, और राज्यों के हित में कानून बनाने का काम जो है ये सदन करता है, ठीक है। इसके बाद जो है संघ और परिसंघ में सामान्य अंतर होगा, ये बात नोट करने की है, बताइए। एक होता है संघ, एक होता है परिसंघ, ठीक है। यानी कि एक होता है फेडरेशन, एक होता है कॉन्फेडरेशन, ठीक है। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, ठीक है। कॉन्फेडरेशन का मतलब है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, और फेडरेशन का मतलब है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब ये देखिए, अमेरिका फेडरेशन है, लेकिन उसने शुरुआत में कौन सी व्यवस्था अपनाई थी, कॉन्फेडरेशन की, ये वाली शुरू की तब। और अब क्या है, फेडरेशन टाइप है, कि यहाँ पे कोई भी राज्य जो वो शामिल हो सकता है लेकिन अलग नहीं हो पाएगा। भारत में भी ऐसी ही व्यवस्था है कि भारत में राज्य शामिल तो हो सकता है। आज कल को मान लो नेपाल कहे हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत क्या, जुड़ जाओ, ये रहा साइन पत्र, करो साइन और आ जाओ, तो वो जुड़ जाएगा। लेकिन जब वो कहे कि मैं तो अब अलग होना चाहता हूँ, भारत कहे नहीं, ये नहीं था। आप इस घर में आए हैं, अपनी मर्ज़ी से आए हैं, जाएंगे हमारी मर्ज़ी से, और हम आपको ये कहते हैं आप नहीं जा सकते, यहाँ पे रूल है, आप नहीं टूट सकते। ऐसे तो सारे स्टेट कहेंगे मैं कल को तमिलनाडु कहीं मैं अलग हो जाऊँ, और कश्मीर कहीं मैं अलग हो जाऊँ, पंजाब कहीं मैं अलग हो जाऊँ, नॉर्थ ईस्ट कहेगा मैं अलग हो जाऊँगा। ऐसे नहीं करने देंगे हम, ठीक है। तो ये व्यवस्था लागू होती है, यानी कि संघ में राज्यों को अलग होने का अधिकार होता है और परिसंघ में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा, यही व्यवस्था चल रही है। ये उल्टा लिखा हुआ है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था हमने समझा था अभी शक्तियों के आधार पे संघात्मक शासन व्यवस्था को, और अब हम समझते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था को। एकात्मक शासन व्यवस्था यानी कि यूनिटरी शासन। हम आइडियल कंट्री किसे मानते हैं, यूके को, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसे आप कहते हैं, ब्रिटेन के नाम से जिसे आप जानते हैं, इंग्लैंड के नाम से आप जिसे जानते हैं। यूके जो है वो सिर्फ ब्रिटेन नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, उसके अंदर इंग्लैंड आता है। मतलब यूके को इंग्लैंड बोलते हैं, लेकिन इंग्लैंड बनता कैसे, उसके अंदर 3 जो है एरिया हैं, 3 देश शामिल हैं लगभग। एक स्कॉटलैंड उसके अंदर आता है, वेल्स उसके अंदर आता है, और नॉर्थ आयरलैंड जो हैं वो भी उसके अंदर आते हैं, और साथ में इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो वो उसके अंदर आता है। तो 4 मिल करके एक यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक है, इंग्लैंड बनता है। तो सॉरी, इंग्लैंड कंप्लीट बनता है, लेकिन इन चारों के बनने से बनेगा ये। वैसे तो ये सारे अलग देश हैं, सब जानते हैं, स्कॉटलैंड अलग है, वेल्स अलग है, नॉर्थ आयरलैंड अलग है, उत्तरी आयरलैंड, लेकिन ऑटोनॉमी जो है वो सारी इंग्लैंड के पास है। कोई भी जैसे किसी देश के साथ ट्रीटी करनी है तो इंग्लैंड करेगा, कोई फैसला लेना है तो इंग्लैंड लेगा, ठीक है, कोई कानून बनाने तो इंग्लैंड बनाएगा। ऑटोनॉमी इसके पास है सब चीज़ों की, ठीक है। ये आज भी इसके अधीन रह करके काम करते हैं, ठीक है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली संसद की अगर हम बात करते हैं, यानी कि संसद ही सबसे शक्तिशाली है। कानून बेशक कुछ भी हो, लेकिन संसद जो कहेगी वही करना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट को भी वही करना पड़ेगा। ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं वो संसद करती है। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली संसद जो वो ब्रिटेन की मानी जाती है। विशेषताएं क्या हैं इसकी, उनको समझते हैं और इसमें से समझे कि भारत में इसकी कौन सी विशेषता है। सारी शक्ति केंद्र के पास रहती है। इंग्लैंड में यही एक सिस्टम है, सारी शक्तियां केंद्र के पास हैं और उसकी मर्जी है। केंद्र के पास जो शक्तियां हैं वो अपने जो प्रोविंस होते हैं, ठीक है, और जो सेंटर होता है उसमें शक्तियां डिवाइड करेगा कैसे। इनको प्रोविंस को यानी कि राज्यों को, छोटे छोटे प्रांतों को शक्तियां देनी हैं तो कौन डिसाइड करेगा, सेंटर। और कब तक रहेंगी यानी कि केंद्र शक्ति देगा इसको, ठीक है, कब तक देगा, कितनी देगा और वापस लेगा, ये सारे काम जो है केंद्र के हाथ में है। वापस भी ले सकता है अपनी शक्तियों को जब चाहे तब। एक बार उसने बोला कि चलो मैं आपको अधिकार दे रहा हूँ, ये काम कर लीजिए, आपके हाथ में। लेकिन एक समय आए कहेगी नहीं नहीं अब ये वापस हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो उसके हाथ में होता है सारी शक्तियाँ, केंद्र के हाथ में। इसलिए ब्रिटेन की संसद को सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है कि सारी उसके पास शक्तियाँ हैं। दूसरा, सामान्य तौर पे क्या होता है, अलिखित संविधान होता है। अलिखित का मतलब अनरिटन नहीं होता है कि उसको लिखा नहीं था, लिखा गया है। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना आपको, जैसे आप देखेंगे इसके अंदर 340 पेज हैं, ठीक है। इसमें होगा क्या, जैसे मैं अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये 340 पेज पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए, ठीक है, एक संविधान है जुड़ा हुआ बिल्कुल एक जगह पे है। अलिखित में क्या होता है कि जो परंपराएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग समय पे अलग अलग कानून बनते रहे हैं और वो कानून अलग अलग, यानी कि हम ये कहेंगे अलग अलग कानून अलग अलग समय पर और अलग अलग विभागों या मंत्रालयों में रखे रहेंगे। उनको बाइंड नहीं करवाया गया। 8 पेज कहीं रखे हैं इस किताब के, मान लो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ जिसमें से ये, इसके 8 पेज कहीं रखे हैं, 10 पेज कहीं रखे हैं, 25 पेज कहीं रखे हैं, एक जगह पे नहीं है, बाइंड नहीं कर रहा। रिटर्न तो है ही, सारे रिटर्न लो हैं, लेकिन एक जगह पे नहीं है, इसलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं हम। जो भी कानून बनता है वो परंपराओं को ध्यान में रख करके बनाया जाता है कि क्या परंपरा है हमारी, ठीक है। संसद सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, संसद ही सर्वोच्च होगी, ठीक है, संसद के अलावा कुछ सर्वोच्च नहीं है, ठीक है। तो भारत के अंदर किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। और यहाँ पे किसकी सर्वोच्चता है, फ़र्क देखिए दोनों में। यहाँ पे संसद की सर्वोच्चता है यूके में, और भारत में सर्वोच्चता किसकी होगी, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। और भारत में क्या है, लिखित संविधान। संसद तो भारत में भी है और यहाँ पे क्या है, अलिखित संविधान यूके में, ठीक है। भारत में कानून कैसे बनते हैं, प्रक्रियाओं के आधार पे, आउटकम्स, तात्विकता के आधार पे, ठीक है। और इसके बाद यह अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं ये बिल्कुल सेम है। अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में किसके पास है, यानी कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण ढूंढना हो तो ये एकात्मक लक्षण है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ठीक है। केंद्र के पास सारी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ठीक है। भारत के अंदर भी सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका यहाँ पे बिल्कुल जीरो होती है लगभग, ठीक है, मूल कार्य तक सीमित होती है और कुछ नहीं करना होता। एकल नागरिकता होगी जो केंद्र द्वारा दी जाएगी। भारत में भी क्या है, एकात्मक प्रणाली आ गई, इंडिया में भी यही एक सिस्टम है कि भी एकल नागरिकता भारत के अंदर भी। तो आप ये देखिए कि भारत में एकात्मक फीचर कौन से हैं और संघात्मक फीचर कौन से। तो डायनामिक्स जब आप लिखेंगे तो डायनामिक्स में यही लिखा जाता है कि भारतीय संघ में जो है हम सारे संघात्मक फीचर नहीं देखते, एकात्मक फीचर देखते हैं। तो भारतीय संघ की जो
डायनामिक्स हैं, उसके अलग अलग जो रोल हैं वो हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। केंद्र राज्यों की बात करके वहाँ पे आप बात करेंगे, न्यायपालिका को रख के बात करेंगे, संविधान को रख के बात करेंगे, संसद जो है कार्यपालिका जो है उसको रख करके आप बात करेंगे। ठीक है, जैसे भारत के अंदर भी जो है संसद को प्राथमिकता है, संसद के कानून को प्राथमिकता रहेगी। ठीक है, और कैसे रहेगी कि भाई यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री काम करता है। ठीक है, और ब्रिटेन में भी क्या है, प्रधानमंत्री काम करता है। दूसरी बात हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सभी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका दो तरीके की होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। ये भी भारत के अंदर है और ये एकात्मक फीचर है, क्योंकि नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वो कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन सारे काम उसी के नाम पे होते हैं, उसी की मोहर लगती है। लेकिन वास्तविक तौर पे उसकी शक्तियों को यूज़ कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री। तो वास्तविक कार्यपालिका कौन बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। तो प्रधानमंत्री को याद रख लेना आपको। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने एक और बात की थी स्टार्टिंग में कि शासन के दो और प्रकार हैं, संस्थाओं के आधार पर भी प्रकार होते हैं। ठीक है, और संस्थाओं के आधार पर प्रकार का मतलब है कि शक्तियों का विभाजन कैसे होगा। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है और संसदीय शासन व्यवस्था होती है। देखिए, अब देख लेते हैं इसको। संस्थाओं के आधार पर बात करने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट है आपके सामने कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, शक्तियों का विभाजन क्या है। ठीक है, तो शक्तियों के विभाजन के बारे में ही हमने बात की थी अभी। तो शक्तियों के विभाजन के बारे में हम बात करते थे। एक नया कंसेप्ट आया था 1748 में। ठीक है, मोंटेस्क्यू नाम के एक व्यक्ति थे, ये सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया था। इस मोंटेस्क्यू ने 1748 में किताब लिखी थी। ठीक है, तो जब इन्होंने ये किताब, सेपरेशन ऑफ लॉज नाम से किताब है, सेपरेशन ऑफ लॉज। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। इसने कहा सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन सा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है, कानून बनाएगी। कार्यपालिका क्या करेगी, कानून लागू करेगी। ठीक है, कार्यपालिका। न्यायपालिका क्या काम करेगी, कानून की जांच पड़ताल करेगी। ठीक है, अब देखो जब ये तीनों संस्थाएं अलग अलग काम करेंगी, इसमें क्या होता है, अब ये तीनों संस्थाओं को अलग अलग काम करने, अपने अपने काम देखने, कोई किसी के काम में जो है दखलंदाजी ना करे, किसी के काम को जो है वो उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि तीनों संस्थाओं को अलग अलग क्षेत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, ये इनका क्षेत्र है। तीनों को अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं, ये इनकी शक्तियाँ, इसका लागू करना, इसका बनाना, इसका जांच करना। ठीक है, और तीनों शक्तियों में समन्वय स्थापित करके नियंत्रण की व्यवस्था एक दूसरे पर लागू करता है, यानी कि चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था जो है वो लागू की गई है कि भाई तीनों क्या करेंगे, तीनों आपस में एक दूसरे पे नियंत्रण करेंगे। जैसे मान लो न्यायपालिका ने कुछ डिसीजन दिया, तो विधायिका क्या करेगी, कानून में संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके न्यायपालिका की शक्ति को कमज़ोर कर सकती है। विधायिका मान लो कानून को ढंग से लागू नहीं कर रही, तो उसके ऊपर जो है न्यायपालिका कंट्रोल कर सकती है कि वो अलग, मान लो कोई तानाशाही कर रही, तो न्यायपालिका डिसीजन दे देगी कि ये नहीं कर सकते तुम, ये नहीं है, मना करेगी। विधायिका अपनी मनमर्जी से काम कर रही है, तो न्यायपालिका उसके ऊपर रोक लगाने का काम करेगी। कार्यपालिका जो है, मान लो विधायिका काम नहीं कर रही है, तो कार्यपालिका जो है जब मान लो जैसे कार्यपालिका के ऊपर अगर रोक लगानी है ना, तो विधायिका क्या करती है, तो उसके ऊपर जो है महाभियोग लगा देना, उनको पद से हटा देना, उनके खिलाफ कुछ कानून पास कर देना। और कार्यपालिका क्या करती है, उन कानूनों को लागू नहीं करती है। ठीक है, कार्यपालिका उनको रोकती है। ठीक है, कार्यपालिका कुछ भी जो काम करती है तो कार्यपालिका के हाथ में रहता है। जैसे अमित शाह के हाथ में रहेंगी चीज़ें, अमित शाह के कहने पे चलना पड़ेगा। ठीक है, नया बिल ला सकता है, वो नए संशोधन करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, न्यायपालिका क्या करती है, उनकी जांच पड़ताल करेगी, पता करेगी कि कैसे क्या कुछ हो रहा है। सबके ऊपर मतलब कि चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है और आपस में कंट्रोल करने की व्यवस्था है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संस्थाओं के आधार पर शासन व्यवस्था कैसी होती है। संस्थाओं के आधार पर शासन व्यवस्था की हम बात कर लेते हैं। जैसे संस्थाओं के आधार पर जब हम बात करते हैं, तो जैसे अध्यक्षीय शासन व्यवस्था,
सबसे पहले अध्यक्ष होता है। अध्यक्षीय में क्या होता है कि कार्यपालिका और विधायिका का चुनाव जो वो अलग अलग करवाया जाएगा। कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। विधायिका यानी कि आपकी लोकसभा के अंदर के जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधियों का चुनाव। ठीक है, इनका अलग अलग होता है अध्यक्ष शासन व्यवस्था के अंदर। जैसे सबसे आइडियल फॉर्म है यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है, ठीक है। और यूएसए के अंदर राष्ट्रपति जो वो कार्यपालिका होता है, ठीक है। विधायिका अलग होती है, सीनेट अलग बनती है, राज्यों का सदन अलग होता है वहाँ पे, और वो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ना उसको जो है वो हटा सकते हैं उसके पद से। पूरे 4 साल रहेगा, उसको कोई रोक टोक भी नहीं, काम करने की पूर्ण शक्ति, एब्सोल्यूट पावर उसको दी गई है काम करने के लिए, ठीक है। और राष्ट्रपति जो है वो सारे काम करता है। यूएसए में राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, और विधायिका से संबंध नहीं होता उसका कोई भी, कि भाई ये इसको हटा दे या इसको चुनेंगे, नहीं, कुछ नहीं कर सकते, अलग से चुनाव हुआ है। और क्या होता है, विशेषज्ञता निश्चित कर दी जाती है। जब राष्ट्रपति क्या करता है, चुनाव हो गया, कार्यपालिका का अध्यक्ष बनेगा, तो वो क्या करता है, अपने तरीके से मंत्रिमंडल नियुक्त करता है। वो हो सकता है इसमें से कोई आदमी हो मंत्रिमंडल में, ना भी हो, बाहर से किसी को बुला ले, आ जाओ, और उसकी ज़रूरत नहीं चुनाव करवाना पड़ेगा, उसका नहीं करवाना, ठीक है। वो कहेगा ये मंत्री रहेगा 4 साल तक, ठीक है। अपनी मर्जी से पूरी कार्यपालिका चुनता है और वो काम करते हैं। और उसमें क्या करता है, वो ज़्यादातर प्रेफरेंस दी जाती है कि विशेषज्ञ लोगों को लेना है, ठीक है। स्थायित्व हो जाता है। स्थायित्व होने का मतलब कि मंत्री, राष्ट्रपति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, कि भाई हम तुम्हारे प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, हमें कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। स्वतंत्र होकर निर्णय लिया जाएगा कि बिल्कुल फ्री हैं तुम, ना कुछ हमें हटा सकते, ना हमारे ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल है, ठीक है। और ना हम तुम्हें जवाब देने के लिए बैठे हैं, ठीक है। जल्दी स्पष्ट निर्णय लिया जाएगा, जितना जल्दी हो उसके निर्णय लेना, राष्ट्रपति को स्वयं लेना है डिसीजन, ठीक है। उसकी मंत्रिमंडल है सारी की सारी, पूरी की पूरी, मतलब कि पूरी एग्जीक्यूटिव जो है, काम करने वाले लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। विदेश मंत्री जिसको उसने बनाया है वो व्यक्ति काम कर रहा है, उसका जानकार व्यक्ति है वो। अगर वो नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति तुरंत हटा देगा, किसी की ज़रूरत नहीं उसे कहने की ना सुनने की, ठीक है। तो इसलिए जो जब भी डिसीजन लेना होता है तुरंत बुलाई बैठक और कहा कि चलो ये डिसीजन लेते हैं, किसी से पास करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या करते हैं, डिसीजन लेने के बाद में उनके पास भेज देते हैं, लो इसे पास कर दो, उनको पास करना पड़ता है, ठीक है। राज्य और सरकार का मुखिया जो है एक ही व्यक्ति होता है, यानी कि जैसे वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होती है, वास्तविक कार्यपालिका ही है, ठीक है। सरकार का मुखिया राष्ट्रपति है, राज्य का मुखिया भी राष्ट्रपति ही है। दलीय राजनीति बहुत कमज़ोर बन जाती है यहाँ पे। जैसे अमेरिका के अंदर 2 ही तो दल हैं, बहुत सारे दल थोड़ी हैं, 2 ही दल काम करते हैं। हर एक दल जो है वो बार्गेनिंग पावर नहीं इकट्ठी कर पाता, फिर यहाँ पे ये नहीं कह पाता कि मैं तुम्हें समर्थन दूंगा तब तुम बनोगे, ऐसा नहीं है। उससे क्या होता है कि कार्यपालिका चुनी ही अलग जा रही है भैया, ठीक है। वो किसी पार्टी का सदस्य थोड़ी बनेगा तुम्हारे, वो तो बस समर्थन से बनते हैं कि हाँ इस पार्टी ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। सदस्य अलग अलग सदस्य जो हों वो, हाँ ये ज़रूर है कि जो वहाँ से जीतेगा वो सभी सीटें लेकर के आ रहा है। यानी कि कोई व्यक्ति मान लो न्यूयॉर्क से जीत गया है, न्यूयॉर्क स्टेट है, वहाँ से अगर वो जीत जाता है तो क्या होगा, तो वो सारी की सारी न्यूयॉर्क की सीटें जीत ले जाएगा। मान लो वहाँ पे 50 सीटें हैं, ठीक है, तो उसने मान लो 50% वोट से ज़्यादा हासिल कर लिए, तो 50 की 50 सीटें उसके खाते में गई। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे ये जीता, एक जगह पे ये जीता, एक जगह पे ये जीता, नहीं 50 में से 15 इसको आई, 35 इसको आई, ऐसे नहीं होगा, 50 एक ही को जाएंगी, सीधी बात है, ठीक है। तो दल की जो राजनीति है वो जीरो, धीरे धीरे करके। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो यहाँ पे काम करता है, जैसे चेक एंड बैलेंस पे काम करेगा, तो कोई बिल या कानून आए तो कुछ स्थितियाँ बनती हैं। जैसे मान लो कोई कानून लेके आइए, तो न्यायपालिका क्या करेगी कि भी देखो तुम तानाशाही नहीं कर सकते, उसको सुनने की कोशिश कर देगी। राष्ट्रपति अगर मान लो विधायिका कोई कानून लेके आ रही है कि हम ये बिल पास कर रहे हैं, तुम साइन करना इसके ऊपर, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि नहीं, मैं मुझे ज़रूरत नहीं, इसकी वीटो कर देगा, उसे रोक के रख लेगा, ठीक है। अगर मान लो राष्ट्रपति ज़्यादा हाँ हुल्ला कर रहा है, बकवास कर रहा है, नहीं मान रहा किसी की भी, अपनी मर्ज़ी से सब फैसले हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, ठीक है। अगर ये मना करता है किसी बिल को पास करने से, ठीक है, किसी कानून को पास करने से मना करे, तो विधायिका महाभियोग
लेके आएगी, या फिर उसने जो कानून बनाया है राष्ट्रपति ने उसको पास करने से मना कर देती है। ठीक है, तभी जाकर के चीज़ें ठीक होती हैं। तो अध्यक्षीय शासन की ये विशेषताएं थी। अब इसमें क्या है अध्यक्षीय शासन में कुछ कमियां हैं। क्या है कि मंत्रियों को स्वयं राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मर्जी से चुनेगा तो सीधी सी बात है कि वो भाई भतीजावाद जो वो जन्म लेना संभव है। ठीक है, अमेरिका में हो सकता है ना हो ऐसा, लेकिन भारत के अंदर अगर मान लो कल को यहाँ पे दे दिया जाए किसी को अधिकार कि भाई आपको अपनी मर्जी से ही चुनना है, बस किसी की नहीं सुननी है तुम्हें, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है तुम्हारे ऊपर, तो क्या करेंगे? और सारे उसके रिश्तेदार भर्ती मिलेंगे वहाँ पे, एक ही परिवार जो है पूरे देश का मंत्रालय संभालता मिलेगा। ठीक है, एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद में उसको हटाने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। राष्ट्रपति बन गया, इतना आसान नहीं कि उसको हटा दिया जाए, स्पेशल मेजोरिटी, फलाना मेजोरिटी, ठीक है, वो सब चीज़ें जरूर, महाभियोग बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो इसलिए क्या है कि तानाशाह शासक बन सकता है, जैसे ट्रंप जो बन गया था ना थोड़ा थोड़ा, उसको हटाया अगली बार लोगों ने, महाभियोग तो नहीं आ पाया उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन अब जो है वो फिर से इलेक्शन लड़ रहा है। शक्ति का गलत प्रयोग कर सकते हैं, अपनी पावर का गलत यूज़ किए कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। और पार्टी की राजनीति कमज़ोर हो सकती है, पार्टी की जो राजनीति वो कमज़ोर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अपनी मर्जी से सब काम कर रहा है, तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, पार्टी को वोट नहीं आएगा आगे जा करके। विचारधारा जो होती है एक पार्टी की, उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा कि पार्टी की जो विचारधारा थी वो तो रही ही नहीं, आप तो अपनी मर्जी से गलत प्रयोग कर रहे हैं शक्तियों का, तानाशाही स्वरूप अपना रहे हैं। पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसके अनुसार काम कर नहीं रहे हैं, तो पार्टी के घोषणा पत्र का मतलब क्या रहेगा, उसका महत्व क्या रह गया? तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अध्यक्ष शासन में ये कुछ कमियां हैं, आपको ये नोट कर लेनी है। अब चलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर। संसदीय शासन व्यवस्था कैसी होती है? ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था में होता है कि जैसे कार्यपालिका होती है वो 2 सत्र पे काम करती है। भारत में, यूके में राजा या तो राजा होता है या राष्ट्रपति होता है, या नाम मात्र की कार्यपालिका जिसे हम कहते हैं, जिसे ड्यू ज्यूरे के नाम से जाना जाता है। डी ज्यूरे का कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लागू होता है। ठीक है, जैसे भारत में राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में राजा है। ठीक है, मंत्रिपरिषद होती है, भारत में मंत्रिपरिषद है, ये ही वास्तविक कार्यपालिका होती है, और प्रधानमंत्री बनता है इसका अध्यक्ष। इसको डी फैक्टो बोलते हैं। ठीक है, इसको डी फैक्टो बोलते हैं। डी फैक्टो क्या होगा कि वास्तविक कार्यपालिका जो राष्ट्रपति के कामों को संभालती है। भारत में जब आप देखते हैं तो भारत की आर्टिकल 54(1) में ये कहा गया है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और इसी में साथ में एक कॉलम और डाल दिया गया है कि वो इसमें नहीं है, वो यहीं पे इतना रखने के बाद इसके बाद आता आर्टिकल 74(1), उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के सभी कार्य अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। यानी कि वो किसी को भी सौंप सकता है, और इसके लिए क्या करता है वो, इसके लिए वो जो है सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद रखेगा। सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ये यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल 75। ठीक है, फिर महाभियोग की महाधिवक्ता 76 में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नियुक्तियाँ होंगी। तो पृथक्करण जो वो स्पष्ट तौर पे नहीं होता है कि बिल्कुल पृथक कर दिया गया है, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही हो रहे हैं, लेकिन वो उन मंत्रिपरिषद को अपने लिए अपने अधीनस्थों का काम करवा रहा है उससे, कि वो उसके अधीनस्थ रह करके काम करती हैं। वीटो की संभावना बहुत कम होती है कि राष्ट्रपति वीटो करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि शक्तिशाली होती है संसद, महाभियोग लगाएगी और उसको तुरंत बर्खास्त कर दे। ठीक है,
विधायिका में बहुमत प्राप्त करने वाले को कार्यपालिका बना दिया जाता है। यानी कि विधायिका में जो बहुमत प्राप्त करेगा उसको ही कार्यपालिका बनाया जाता है। जैसे भारत के अंदर क्या करते हैं हम, जैसे बीजेपी सरकार ने भारत में बहुमत प्राप्त किया, ठीक है। बहुमत का मतलब है कि 50+1, 50% +1, तो यानी कि 273 सीट्स भारत में जब बीजेपी ले लेती है तो उसके सहयोगी दल भी मिलकर के सहयोग करते हैं, तो 273 बहुमत जो है वो बन जाता है। तो उससे क्या, कार्यपालिका वो जैसे ही संसद में चुने गए, अब क्या होंगे, आर्टिकल 75 पे आ जाएंगे। आर्टिकल 75 में क्या हो कि मंत्री परिषद का निर्माण होगा, उनका नियुक्तियां की जाएंगी, ठीक है, सारी नियुक्तियां होंगी, ठीक है। उसी को कार्यपालिका बनाएंगे हम, वही कार्यपालिका बनेगी। सारे जो सांसद हैं वही मंत्री बनते हैं, मंत्री ही कार्यपालिका होते हैं, ठीक है। तो वही कार्यपालिका में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। सारी मंत्री विधायिका के सदस्य बनने जरूरी हैं, यानी कि जो भी मंत्री हो बनेगा उसको विधायिका का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का है चाहे राज्यसभा का है, किसी न किसी का सदस्य होना चाहिए। अगर सदस्य नहीं तो 6 महीने में सदस्य बनना जरूरी हो जाता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद की जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी। और मंत्रिपरिषद की जवाबदेही किसके प्रति सुनिश्चित होती है, सदन के प्रति। सदन में जैसे पूरी की पूरी जो वो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है भारत के अंदर। लोकसभा के प्रति क्यों, क्योंकि वो जनता का सदन है, ठीक है। जनता ने लोगों को, जनता के प्रतिनिधि वहाँ आते हैं। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि हैं। हम सब जानते हैं जनता का शासन, हम लोकतांत्रिक शासन की बात करेंगे तो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनता के प्रति उत्तरदायी क्या है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है हमारी संसद। और संसद के प्रति उत्तरदायी क्या है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है पूरी की पूरी कार्यपालिका, पूरी की पूरी कैबिनेट, मिनिस्टर्स, ठीक है। अगर ये काम नहीं करते तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा और उनको हटाया जा सकता है। एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, प्रधानमंत्री के खिलाफ लाने की ज़रूरत नहीं है कि मोदी के खिलाफ लेकर आए, नहीं, आप सिर्फ एक बार जो है कोई प्रस्ताव लाइए, शिवराज चौहान के खिलाफ ले आइए, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ ले आइए वहाँ पे, ठीक है, अमित शाह के खिलाफ ले आइए, ठीक है। या फिर आप चाहें तो किसी भी, मतलब जो भी एक मंत्री है उसके खिलाफ आप अगर प्रस्ताव ले आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव अगर वो पास हो गया तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा। पूरा मंत्रिमंडल क्यों देगा, क्योंकि उसकी सामूहिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी बनती है कि भाई देखो, तुम्हारा एक समूह है मंत्रियों का, तुम सबकी जिम्मेदारी है, तुम सरकार बनाए बैठे हो, ठीक है, पूरी मंत्रिपरिषद कार्यपालिका तुम संभाल रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तुम्हारा एक भी मंत्री अगर गलत कार्य करता है और वो अगर मान लो उसके ऊपर अविश्वास आता है तो तुम सबके खिलाफ अविश्वास माना जाएगा, उस सरकार के खिलाफ अविश्वास माना जाएगा, ठीक। अगर वो पास हो गया तो पूरी मंत्रिमंडल जो है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। सामूहिक उत्तरदायित्व तो लगता है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 75 स्वयं इस्तीफा दे तो एक अकेले मंत्री को हटाया जाएगा। मान लो कई बार क्या होता है कि इस्तीफे स्वयं दे देते हैं मंत्री, वो क्या करते हैं कि देखो अविश्वास नहीं आया, उसने स्वयं अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया, तो फिर सिंगल अकेला मंत्री हटाया जाएगा, ठीक है। ये व्यवस्था रहती है, ये भारतीय व्यवस्था में भी है सारी की सारी, और यूके के अंदर भी है, ठीक है। तो भारतीय संघ की ये डायनामिक है कि इसके अंदर एकात्मक फीचर भी दिखाई देते हैं। संसदीय व्यवस्था की सीमाएं देखिए आप, क्या सीमाएं हैं या चुनौतियां हैं, यहीं तक पढ़ना है हमें, आगे नहीं जाना है। शक्ति पृथक्करण नहीं हो पाता, ठीक है। संसद में क्या होता है, शक्तियां जो है, जैसे कार्यपालिका और विधायिका के बीच में हमें क्या कहा था कि तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे कार्यपालिका ही जो है वो विधायिका है, विधायिका ही जो है वो कार्यपालिका है, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं बचता। दल पर नियंत्रण होने पर व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि अगर कंट्रोल है अपनी पार्टी पे कंट्रोल है तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा कैसे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह, इनका अपनी पार्टी के ऊपर होल्ड है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है, नहीं आता है इनके खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ। कहेंगे कि तेरे खिलाफ आ रहा है ना, इस्तीफा दे दे, इस्तीफा ले लेंगे उससे, ठीक है। अगर उनका कंट्रोल नहीं होता तो क्या कहेगा, क्यों दे दूँ इस्तीफा, नहीं दूंगा इस्तीफा, मना कर देगा, ठीक है। और फिर वो क्या करेंगे, ये मना कर रहा है
अविश्वास प्रस्ताव में उसके खिलाफ वोट करवा देंगे और फिर मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देगा। ठीक है, तो व्यक्ति यहाँ पे जो है वो तानाशाह भी बन सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, पूरी पार्टी को कंट्रोल करके रखता है वो। किसी मंत्री को हटाना है तुरंत हटवा देगा राष्ट्रपति को कह के। ठीक है, किसी मंत्री को दूसरा बनाना तुरंत बना देगा राष्ट्रपति को कह के, क्योंकि राष्ट्रपति कब नियुक्त करता है? मंत्री प्रधानमंत्री की सिफारिश पे नियुक्त करेगा। ठीक है, विशेषज्ञ व्यक्तियों की यहाँ पे कमी रहती है, हमेशा अभाव रहता है विधायिका में। यहाँ पे कैसे चुने जाते हैं? कोई जाति के आधार पर चुना गया, कोई धर्म के आधार पर चुना गया। ठीक है, इस तरीके से व्यक्ति चुने गए हैं। कोई अपने क्षेत्र के आधार पर चुना गया, कोई अपने रिप्रेजेंटेशन के आधार पर चुना गया, कोई अपनी पॉपुलरिटी व्यक्तित्व के आधार पर चुना गया। यहाँ पे ये नहीं चुना जाता है कि किसी साइंटिस्ट को चुन दिया, IAS IPS को चुन दिया, वो कह रहा है मैं बदलाव करूँगा, ऐसे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी को ये नहीं पता है कि यहाँ पे आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुन दो किसानों के ऊपर अच्छा काम कर सकता है कोई, कि वो मंत्रिपरिषद में चला जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति को चुन दो कि साइंस एंड डेवलपमेंट को जो है, साइंस एंड रिसर्च को जो वो आगे लेकर के जा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुना जाता है जो डिफेंस का जानकार है और उसको आगे लेकर के चला जाए, नहीं चुना जाएगा, उसको वोट ही नहीं मिलते हैं, हार जाता है। ठीक है, खेलों में ऐसा नहीं होता है कि किसी खिलाड़ी को ऐसे को चुन दिया जाए जो खेलों का भविष्य सुधार सकता है, नहीं चुना जाएगा, ब्रजभूषण चुना जाएगा। ठीक है, जो मतलब कि जिनको खेलों का पता ही नहीं है क्या सिस्टम है। ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा को चुन लिया जाएगा जिसको पता नहीं है खेल चीज़ क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे चुना नहीं जाएगा कि आप चुन देंगे कि भाई यहाँ बजरंग पुनिया चुन दिया गया, नीरज चोपड़ा चुन दिया गया। ठीक है, यहाँ दीपक निवास हुड्डा चुन दिया गया। खेल जिसने खेला है वही तो खेलों को जानता है। ठीक है, नहीं कर पाएंगे ऐसा। इसके बाद जो है नौकरशाही का प्रभुत्व रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग आए हैं मंत्रिपरिषद में, ये अनपढ़ लोग हैं, इनको नहीं पता काम कैसे होता है, इनको नहीं पता किस काम का क्या मतलब है, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं पता। तो वहाँ पे कौन बैठा है? ब्यूरोक्रेसी बैठी है। ब्यूरोक्रेसी बताएगी ऐसे करते हैं काम, वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं करना। ब्यूरोक्रेसी कहेगी तो कर लो। ब्यूरोक्रेसी कैसी कहेगी? ब्यूरोक्रेसी बोल देगी बताओ कैसे कर, तुम बताओ। वो कहेगा मुझे नहीं पता कैसे, करो तुम ही करो। तो बाद में वही लास्ट में कि ब्यूरोक्रेसी बहुत मजबूत हो जाती है, उसका प्रभुत्व हो जाता है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेती है। इसीलिए तो देश में बेरोज़गारी फैली हुई है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो समाधान नहीं निकाल करके दे रही, और फिर यहाँ से सरकारें आरोप लगाती हैं कि भर्ती रोको गैंग बैठी है। असल में क्या है कि तुम लोगों को तो नॉलेज है नहीं, जो मंत्री विधायक या लोग बन करके बैठे हैं, इनको तो पता नहीं है कि कैसे भर्ती होती है, कैसे करना होता है। उनको पता है, वो कोई ना कोई लूप होल छोड़ देते हैं, और उस लूप होल के कारण क्या होता है, उस ब्यूरोक्रेसी जो उनकी खुद की ब्यूरोक्रेसी जो उनके लिए काम कर रही है, जो हर एक सरकार के लिए काम करती है, आज बीजेपी है बीजेपी के लिए करे, कल कांग्रेस है कांग्रेस के लिए कर देगी वही काम। वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से चीज़ों को अटकाते हैं कि पता ही नहीं चलता है इनको कि क्या हो रहा है। ठीक है, बोल देंगे बजट तो है नहीं, तुम भर्ती निकाल के क्या करोगे। फिर बोल देंगे बजट को इकट्ठा कैसे करना, बजट आएगा कैसे, रिवेन्यू के नए सोर्स नहीं बताए जा रहे, पता नहीं लगाया जा रहा। सबसे ज़्यादा करप्ट व्यक्ति होते हैं जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत करप्ट होते हैं। इसके बाद नीति निर्माण करने में समस्या आती है। नीतियाँ देश की स्थिति के अनुसार नहीं बन पाती हैं। पॉलिसी जो बनेगी वो देश की स्थिति के अनुसार नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वो लोग उस तरीके से काम कर ही नहीं रहे हैं। इसीलिए जो है अध्यक्षात्मक जो वो बहुत स्ट्रोंग है, और संसदात्मक जो हो वो बहुत कमज़ोर है उसके सामने। ठीक है, संसदात्मक व्यवस्था में जैसे विधायिका बनते उस तरीके से बहुत कमज़ोर है। बोलना अच्छा आता है इन लोगों को, ऐसा नहीं आता है। आप संसद से भाषण निकलेंगे तो आपको लगेगा या क्या बात की क्या बोला है, लेकिन उससे पूछ लो बाहर निकलने के बाद में, चलो बताइए भारत के अंदर आपने अग्निपथ स्कीम लागू क्यों की? वो सीधे से अग्निपथ स्कीम ये क्या कह रहे हो आप, फोचक्का हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बताएगा कि अग्निपथ स्कीम का क्या मतलब है, कैसे है, क्यों करना है। जिन लोगों ने लागू करवाई बिल्कुल एकदम से, आपको लग रहा है ना बेरोज़गारी क्यों आ रही है? बेरोज़गारी इसीलिए तो आ रही है, आपके हर 4 साल में 75% वापस घर आ रहे हैं। ठीक है, और घर आ रहे हैं तो 4 साल आने बात करेंगे क्या? नौकरी यहाँ भी नहीं है, और फिर कहते हैं हम 10% आरक्षण रख देंगे अग्निवीरों के लिए। अरे भाई 10% आरक्षण से क्या करोगे? आपके फौज उससे पहले यहाँ भर्ती पड़े हैं लोग, यहाँ बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या करोगे? वो तो भर्ती हो नहीं रहे। अग्निवीरों को आप 10% दोगे, फिर आप कहते हो कि हम आरक्षण जो है ज़्यादा देना नहीं चाहते, आरक्षण ज़्यादा व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। फिर आप कहते हो जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, ऐसे तो बट जाएंगे। बांट तो तुम भी रहे हो यार। ठीक है, तो इसको यहीं तक करते हैं।
इस क्लास को, इसके अलावा भी छोटा चैप्टर है, मैं बताता हूँ आपको, सहकारी संघवाद का चैप्टर है, वो अलग से करवाऊँगा, अलग से वीडियो डालूंगा, उसको आप देखना जरूर। वो भी सहकारी संघवाद के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं करवाऊँगा थोड़ी देर के बाद, जो है मैं क्लास रिकॉर्ड करूँगा। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।